एक क्लास में यदि 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों को आप एक जैसा मान नहीं सकते, एक जैसा बना नहीं सकते। लता मंगेशकर को आप कह देते कि तू क्रिकेट खेल ले, वो संगीत में नहीं कर पाती। मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल या थ्योरी है, ये भारत के एंशिएंट लिटरेचर की थ्योरी है। सचिन यदि क्रिकेट धर्म है तो उसके निर्विवादित रूप से भगवान बन गए, वो इसी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बेसिस पर बने। ये हमारे मैट्रिक्स में लेह का बच्चा भी पढ़ता है, हमारे मैट्रिक्स में नेपाल का बच्चा भी पढ़ता है, आसाम का बच्चा भी पढ़ता है, महाराष्ट्र का बच्चा भी पढ़ता है, राजस्थान का बच्चा भी पढ़ता है, गांव ढाणी का बच्चा भी पढ़ता है। नमस्कार, आज मेरे साथ विष्णु पारिक जी हैं। अभी तक आपने विष्णु जी को हमारे प्लेटफॉर्म पर एज अ प्रेजेंटर देखा होगा या फिर इंटरव्यू लेते हुए आपने इनको देखा होगा। ये कवि भी हैं, लेखक भी हैं। लेकिन आज मैं आपको इनके एक दूसरे पक्ष से अवगत कराना चाहता हूँ, और ये पक्ष जो है हमारे लिए MHS जूनियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली MHS जूनियर में एक पेडागोगिकल चेंज किया है। हम लोग MIT मॉडल को लेकर के आए हैं, अपने जो भी एजुकेशन है उसको MIT मॉडल के अराउंड हमने मेकअप किया है उसको। अब इसमें विष्णु जी की भूमिका बहुत ही अहम रही है, क्योंकि विष्णु जी MIT में एक्सपर्ट हैं। ही इज़ अ सर्टिफाइड एक्सपर्ट इन MIT, सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, नो अबाउट योर सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ, विच इज़ मेजरली अराउंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो हमारे पास में एक इतना बढ़िया एक्सपर्ट है जिसकी MHS जूनियर बहुत तहे दिल से शुक्रिया है उनकी हेल्प करने के लिए। तो आज इनसे ही सुनते हैं कि MIT मॉडल क्यों हम लोग लेकर आना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में ये हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, उसको अनरेवल करने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार विष्णु सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। सर आपने एक बात कही है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिसमें पूरी टीम मिलकर के काम कर रही है, आप उसको लीड भी कर रहे हैं, कि हम लोगों ने शिक्षा के उस पक्ष की ओर ध्यान दिया है जो शिक्षा के वास्तविक अर्थ को लोगों तक लेकर के जाएगी। हम सामान्यतः ये कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, पर यदि बहुत प्रैक्टिकल देखा जाए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था गलत है, अधूरी है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि हम किसी भी बच्चे के जब उसके व्यक्तित्व के सारे पहलुओं का निर्माण करते हैं तो उसमें एकेडमिक्स उसका अच्छा हो, उससे वो धन कमाए, ये तो अपने आप ठीक है, पर वो धन कमा करके संतुष्ट कैसे रहे और उसमें वो अपना बेहतरीन कैसे कर पाए, ये हम संभव नहीं करा पाते। क्योंकि एक क्लास में यदि 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों को आप एक जैसा मान नहीं सकते, एक जैसा बना नहीं सकते। आप सोचिए कि हमारे मैट्रिक्स में लेह का बच्चा भी पढ़ता है, हमारे मैट्रिक्स में नेपाल का बच्चा भी पढ़ता है, आसाम का बच्चा भी पढ़ता है, महाराष्ट्र का बच्चा भी पढ़ता है, राजस्थान का बच्चा भी पढ़ता है, गांव ढाणी का बच्चा भी पढ़ता है। सारे बच्चे अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं और सारे बच्चे अलग अलग स्थानों से आते हैं, इसलिए वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। तो उनके जीवन के बहुत प्रारंभिक विकास को यदि आप MIT मॉडल के थ्रू लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में एक बड़ी क्रांति के रूप में होगा। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर। MIT मॉडल की हम बात करें तो मैं जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने इस रूप में रखा, वो भारत भी आए, भारत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। मेरे एक मित्र हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने उनके साथ में काम किया हुआ है। जब वो पहली बार इंडिया आए थे तो उनके साथ में उन्होंने काम करा, फिर मैंने उनके साथ में लगातार काम करा, काफ़ी लंबे समय तक काम करा। पर मुझे लगता है कि सर ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल या थ्योरी है, ये भारत के एंशिएंट लिटरेचर की थ्योरी है। ये कुछ ऐसे पक्ष होंगे जिससे आपको भी आनंद आएगा सुन करके। आप सोचिए, हमारा ऋग्वेद है, हम वेद को सबसे एंशिएंट मानते हैं और सबसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऋग्वेद की एक तीसरी ऋचा में ऋग्वेद कहता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। वो कहते हैं कि जन्म से लगभग हम सब लोग एक जैसे से होते हैं, फिर जैसे जैसे काम करते हैं और हमारी जैसी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार हमारे काम निर्धारित होते हैं। और इसीलिए हमारे वेदों में 4 वर्णों का प्रयोग किया गया है। वर्ण क्या बताते हैं? जो व्यक्ति पढ़ना, लिखना, बोलना, गाइड करना ये काम करेगा वो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण जाति नहीं है, कोई भी आदमी इस बात से कंफ्यूज हो जाए कि जाति है। ब्राह्मण एक कर्म है कि पढ़ना, लिखना, समाज को गाइड करना, ये जो काम करेगा वो कहीं पर भी पैदा हो वो ब्राह्मण माना जाएगा। और इसीलिए भारत ने डकैत एक वाल्मीकि जी को भी महर्षि मान लिया, क्योंकि उनका जब जीवन परिवर्तित हुआ और वो उस कैटेगरी में आ गए। जिसकी भुजाओं में दम है, जो अच्छा काम करेगा वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करेगा वो वैश्य है, जो सेवा करेगा वो शूद्र है। आपने ये बांटे, और आपको पता है ये सारी चीजें जाति आधारित नहीं थी, ये MIT आधारित थी, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल के ऊपर आधारित थी। क्योंकि एक व्यक्ति के बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। और आप ये देखिए, कई बार एक सिंपल हम बच्चे से सवाल पूछते हैं
कि यार जिस सचिन तेंदुलकर ने 10वीं पास नहीं करी, 10वीं में वो सचिन तेंदुलकर को एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाने लगा। आपको लगता है कि क्या उस बच्चे को आप सोचते कि तू भैया पढ़ाई करके तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, फिर वो सचिन बन जाता? क्या वो कभी नहीं बन पाता। लता मंगेशकर को आप कह देते कि तू क्रिकेट खेल ले, वो संगीत में नहीं कर पाती। सचिन की जो इनहेरेंट एबिलिटीज थी, उसकी जो मौलिक क्षमताएं उसके व्यक्तित्व की थी, सही समय पर कुछ लोगों ने पहचान कर ली, गुरु आचार्यकर को सौंप दिया। सचिन यदि क्रिकेट धर्म है तो उसके निर्विवादित रूप से भगवान बन गए। वो इसी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बेसिस पर बने। आप जैसे आप भी हैं, मैं भी हूं, हम लोगों ने अपनी जो भौतिक शिक्षाएं वो चाहे कैसे भी पाई हूं, पर हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उसी के आधार पर हमें समाज में स्थान, जो चीजें मिलती हैं वो सारी मिल पाई। तो ये एक ऐसी थियरी है, जितने लोग इसको समझ रहे हैं कि आप यूं समझ लीजिए, हमारे एक मारवाड़ी में कहावत चलती है सर कि पूत का पग पालने, भूखा पग पैसा रहे। आप तो शायद मारवाड़ी में उसको समझ नहीं पाएंगे। इसका तात्पर्य होता है कि जब बच्चा जन्म लेकर पालने में झूलता है, उसकी माँ देख करके बताती थी कि इसका स्वभाव कैसा होगा। बहू जब पहली बार ससुराल आती है और चलती है तो उसकी सास देख करके बताती थी कि इसका इस परिवार में निभाव कैसा होगा कि नहीं होगा। वैसे ही जब कोई छोटा बच्चा अपना जन्म लेता है तो बहुत सारी इंटेलिजेंट थियरीज होती हैं सर। आप उनकी टेक्निकलिटीज में हम लोग नहीं जाएंगे, पर सोचिए कि कई बच्चे बोलने में बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारा एक बच्चा था जिसने 100 परसेंटाइल पाया, मयंक सोनी, 100 परसेंटाइल थे उसके जेई मेंस में, और एडवांस्ड में जो है उसकी ऑल इंडिया 26 रैंक थी। बहुत बड़ी बात है। पर वो बिल्कुल नहीं बोलता था। जिन लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया वो ऐसा करते थे कि वो भाग करके 3 लाइन का एक स्टेटमेंट बोलते, उसको बोलता यस नो। तो वो बच्चा, उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, पर उसकी दूसरी वाली चीजें जो थी वो बहुत अच्छी थी। इवन हमारा जो मस्तिष्क है, सारे लोग उसको सुने, सामान्यतः योग में हम दाहिने श्वास ले रहे हैं कि बाएं श्वास ले रहे हैं उसको लेकर रहे हैं, पर हमारा जो मस्तिष्क है उसके भी कई हिस्से हैं। मूलतः उसके 5 भाग है। कुछ लॉजिकल थिंकिंग को सपोर्ट करता है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग को सपोर्ट करता है। पर बॉस, मजे की बात यह है, यदि मैं इसको बहुत शॉर्ट कहूं तो आप यूं समझिए कि जब आप किसी मोबाइल को खरीदते हैं, मोबाइल का जब भी आप अनबॉक्सिंग करेंगे उसके अंदर से एक मैनुअल निकल करके आता है। जब आप किसी कैमरे को, जो हमें शूट कर रहा है, इस कैमरे को जब खरीद करके हमारी टीम ने खोला होगा, अनबॉक्सिंग करा होगा, तो उसका एक मैनुअल निकल करके आया था। आप अपनी गाड़ी को खरीदते हैं, उसका मैनुअल होता है कि कौन सा फ्यूज कहां लगा हुआ है, कहां से होगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इंसान का मैनुअल नहीं है? हमने इन छोटे छोटे उपकरणों के मैनुअल बना लिए और उसके आधार पर उनको समझ भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। पर दुर्भाग्य देखिए इस देश की शिक्षा पद्धति का कि जिस मनुष्य ने ये सब कुछ बनाया उसका भी मैनुअल है, वो भी एक मैनुअल के साथ आया है, और उस मैनुअल के ऊपर कभी किसी ने न चर्चा करी न उसको शिक्षा में शामिल करा। वर्तमान की शिक्षा की अपूर्णता यही है, और उस अपूर्णता को दूर करने का काम मैट्रिक्स जूनियर करने जा रहा है। ये मैट्रिक्स की पूरी टीम, हम सब लोग इस मामले में स्वयं को भी बधाई दे सकते हैं, साधुवाद दे सकते हैं, क्योंकि ये वो काम है जो करना बहुत आवश्यक था। आप यूं भी समझ सकते हैं सर कि जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, यदि मान लीजिए सारे मनुष्य एक जैसे होते तो मैनुअल की जरूरत नहीं थी। पर एक थियरी बताती है कि 7 अरब लोगों में संभावना है कि 2 लोग एक जैसे हो सकें। दुनिया में अभी तक लगभग 4 साढ़े 4 अरब लोग हैं। मतलब पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भी एक के जैसा दूसरा कोई भी है नहीं। तो जब एक के जैसा दूसरा है नहीं, तो सारे के सारे लोग एक ही पढ़ाई को करके सफल कैसे हो सकता है? कैसे सर? तो अब MHS जूनियर में MIT मॉडल को अडॉप्ट किया है। अब इसका हम लोग अपने करिकुलम में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? कैसे इसको जो है हम लोग मतलब एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं इस MIT मॉडल को? बिल्कुल सर, ये इसको कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे समझिए कि सर जब बच्चा जूनियर में पहली बार आता है तो उसका स्कूल से, उसका अक्षरों से, उसका दुनिया से पहला परिचय हो रहा होता है। उस समय हमारे पास जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो उनको ये पूरी विधा सर ऑब्जर्वेशन की है। बच्चे जैसे आकर के आप उनको छोड़ते हैं किसी खुली जगह पर, तो बच्चे अपना व्यवहार करने लगते हैं। कोई बच्चा है, आपने मान लीजिए कुछ हारमोनियम रखा हुआ है या कुछ संगीत की चीजें पड़ी हुई हैं, आप देखना कई बच्चे जब घर में म्यूजिक चलता है तो वो बैठे बैठे पालने में थिरक रहे होते हैं। तो उनमें म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस उनका है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कई बच्चे बोलने में बहुत अच्छा करते हैं, कई बच्चे सीखने में बहुत अच्छा करते हैं, कई बच्चे रटने में बहुत अच्छा करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब बच्चे आएंगे उन बच्चों की, उनकी उन क्षमताओं की पहचान करके और वही उनको चीजें देनी पड़ेंगी, तो उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसको यूं समझो सर कि जब 5 पांडवों को गुरु के आश्रम में भेजा गया, गुरु द्रोण के आश्रम में, सारे लोग पांडव कौरव सब गए थे। उस समय तय थोड़ी था कि कौन किस में क्या कर पाएगा, पर उनको पता था कि जिसकी केंद्रीकृत शक्ति, जिसका सेंट्रल पावर या फोकस पावर बहुत ज्यादा है, उसको उन्होंने धनुर्धर अर्जुन बना दिया, दुनिया का सबसे धनुर्धर बन गया।
उनको पता था कि भीम की भुजाओं में बहुत दम है, वो गदा बहुत अच्छी चला सकता है, उन्होंने उसको गदा पकड़ा दी, वो दुनिया का सबसे बड़ा गदाधर बन गया। दुर्योधन की भी यही स्थिति थी, इसलिए उसको भी गदा पकड़ा दी। युधिष्ठिर है, वो भाला चला सकता था। नकुल सहदेव है, वो तलवारबाजी अच्छी करते थे। ये उनको वो लेकर के नहीं गए थे, ये उनके गुरुओं ने पहचान करी। आप ये देख लो सर कि जहां जहां जिस जिस बच्चे की पहचान जिसने सही कर ली। मैं तो आपको एक देश का एग्जांपल देता हूं। हम अपने ओलंपियाड के बच्चों को लेकर सिंगापुर गए सर। हमारे से 18 साल बाद में आजाद हुआ वो देश, और केवल मछली पकड़ने वाले मछुआरों का देश था। पर उनके जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किया इसी थ्योरी पर कि हमें इस बात के लिए नहीं कि सारे बच्चे एक पढ़ाई कर रहे हैं, एक जैसा कर लें। हम कोशिश ये करें कि हम उन बच्चों को उनकी मौलिक क्षमताओं के अनुसार वातावरण दें। और उन्होंने क्या करा कि सर जिस बच्चे की जो क्षमता थी उसके अनुसार काम दिया। सर मैं एक्टर अच्छा हूं तो इससे क्या मायने रखेगा कि मेरे पास एकेडमिक डिग्री कितनी है। शाहरुख खान की कितनी डिग्रियां हैं सर, आप बताइए। अमिताभ के पास कौन सी बड़ी वाली डिग्रियां हैं जी। आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति को देख लीजिए जो सफल व्यक्ति हैं, उनके पास कितनी भौतिक डिग्रियां हैं। मैं ये नहीं करूं कि भौतिक डिग्रियां ना लें आप, वो लें, पर वो उन्हीं बच्चों को दे जो उसके लिए बने हैं। यानी जो जिसके लिए बना है उसको वो मार्ग दिखा दिया, तो दुनिया में इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, उसकी सफलता का दूसरा कोई प्रतिमान नहीं हो सकता। तो विष्णु जी, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि अब जैसे MIT थ्योरी जो है उसकी क्षमता को पहचान करके उसको उसी के हिसाब से पोषित करने का बेसिकली काम करेगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो MIT है, MIT मॉडल, ये हम लोग बच्चों में क्यों लेकर के आ रहे हैं? ये मुझे भी ये तो लगता है कि शुरुआत में उनको सारी शिक्षाएं दी जाए और बाकी जाकर देर बाद में जाकर उन पर काम करना किया जाए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। सोचिए, अभी मैंने अपने जीवन में इतना सा समय निकाल दिया है और इतनी मैंने कुछ कर लिया है कि आज मेरे को कहे कि मैं अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टू नया काम स्टार्ट करूं, तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ ऐसी स्थिति में मैं आ गया हूं कि अब ज्यादा बदलाव की गुंजाइश मेरे में नहीं है। और मैं करूंगा तो एक रिस्क भी है, जोखिम भी है। पर सोचिए, किसी बच्चे को यदि मैं आज आप एक उम्र में आने के बाद मुझे लगा कि मुझे कविताएं लिखनी चाहिए और गानी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, यदि यही बात मुझे यदि कोई बच्चा या ये मेरे टीचर्स या मान लो मेरे पेरेंट्स उस समय पहचानते, मुझे बचपन से यदि इस चीज में करते, तो मैं कहाँ होता सर। आपके जीवन की मौलिक क्षमताओं की पहचान यूं तो सर पूरी जिंदगी निकल जाती। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किसके लिए बने हैं। यदि ये हमें बचपन में पता चल जाए और उसके अनुसार ही हमें एनवायरमेंट और उसके अनुसार हमारी स्टडीज हो जाए, तो सोचो सर हम कितने एक्सपर्ट बनेंगे, कितने कहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये जूनियर विंग्स में, जूनियर क्लासेस में ही यदि इसकी पहचान की जाए, और मैं आपको बता दूं सर, भारत की मौलिक शिक्षा पद्धति इसी बेसिस पर थी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब राजाओं महाराजाओं या उस समय के जो सामान्य जनता भी होती थी, वो एक समय के बाद में अपनी चीजों की इंटेलिजेंस को स्वीकार करती थी, वो बचपन से ही करते थे। तो बचपन में किसी बच्चे को एक तो मोल्ड करना बहुत आसान है, और यदि उसका हमें यही पता चल जाए कि ये बच्चा इसी के लिए बना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा सर आपको, इससे आपको समझ में आएगा। दुनिया का एक बहुत बड़ा एथलीट है जो दुनिया के अब तक के सबसे महानतम एथलीट में माना जाता है, माइकल फेल्प्स, अमेरिका का है। भारत जैसे कई देशों ने मिलकर के आज तक उतने पदक नहीं अर्जित किए जितने उस अकेले बंदे ने। 28 शायद गोल्ड मेडल है, ये करेक्शन हो सकता है, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, उसमें शायद 20 के आसपास गोल्ड है सर। 28 ओलंपिक मेडल में से। क्यों बने सर? इंटेलिजेंट नहीं था, पढ़ाई नहीं करी उसने, बचपन में वो बहुत शैतान था। तो उसकी माँ उसको एक एक्सपर्ट के पास लेकर के गई, MIT एक्सपर्ट था, उनसे कहा, डॉक्टर थे वो बेसिकली, कि सर ये बच्चा बहुत बदमाश है। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ दूंगा तो आपका क्लिनिक खराब कर देगा। उन्होंने कहा छोड़ दो इसको आप। उस बच्चे को छोड़ दिया सर, उसने उनके पूरे क्लिनिक को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा इसको मैं अरेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप काम करो, इस बच्चे को ले जाकर के आप तरणताल स्विमिंग पूल में उतार दो, पानी में डाल दो बोले इसको आप। माँ ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, इस बच्चे को ऐसे कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने कहा इसकी मौलिक क्षमता जो है, इसकी जो इंटेलिजेंस है बेसिकली, वो इसकी एनर्जी है, और इस एनर्जी को आप इसकी फॉर्मल स्टडीज के साथ में कोप अप नहीं कर पाओगे। उस बच्चे को स्विमिंग पूल में देखा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको भी पता है कि दुनिया का सबसे महानतम एथलीट वो बना। आप सोचिए ये पहचान बचपन में हो गई तब वो बन पाया। सोचिए उसका 40 साल का होने के बाद में उसको पता चलता तो सर वो कहाँ टिक पाता, कर ही नहीं पाता। अच्छा विष्णु जी, एक थोड़ा सा जो कंसर्न आ सकता है लोगों के दिमाग में, वो ये है कि हमारे देश में अभी भी जो कंपटीशन है या फिर जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो इंजीनियरिंग, साइंस या फिर मेडिकल को लेकर के है। अब ये है कि अगर बच्चों को हम इतने बचपन में इतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे और मानिए उनके अंदर दो तरह की एबिलिटी है, उनके पास ये कंपटीशन क्लियर करने की एबिलिटी है, लेकिन हम उनको जैसे मानिए आपको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है या फिर इंटरपर्सनल है, इस तरह की इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ना। अब इससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मानिए उनका जो पोटेंशियल अगर दूसरी चीज़ के लिए भी होगा, तो ये छोटे अगर जूनियर स्कूल में इनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे वो डिस्ट्रैक्ट उनके होने के चांसेस तो नहीं है? नहीं सर, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग होंगे। सोचिए कि मेरे को पता चले कि मेरे पास एक हथियार है, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा,
और सोचिए मेरे को ये पता चल जाए कि मेरे पास एक हथियार ये है, एक हथियार और भी है, तो मेरी लड़ाई आसान होगी मुश्किल होने की बजाय। ये कभी दिक्कत नहीं करेगा कि आप बचपन में इस इंटेलिजेंस की पहचान करें। मैं एक आंकड़ा और आपको बोलना चाहूंगा, आप खुद IITian है, हार्वर्ड का एक रिसर्च है सर, ऑथेंटिक रिसर्च है, जिसमें उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने एक रिसर्च करा, उसमें 12.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वी आर सक्सेसफुल इन द लाइफ बिकॉज ऑफ आवर अकेडमिक्स। 87.5% ने कहा कि वी आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आवर सॉफ्ट स्किल्स। और MIT मॉडल क्या है सर? सॉफ्ट स्किल्स की पहचान करके उनको एनहेंस करना। हम ये इसमें कहीं नहीं कह रहे कि आप एकेडमिक्स पे ध्यान ना दें, पढ़ाई ना करें, वो एजुकेशन ना लें, वो लेनी पड़ेगी आपको, आपका फॉर्मल सिस्टम है। पर आप सोचिए कि अपने उस फॉर्मल सिस्टम के साथ में आपको ये समझ आ जाए कि मेरी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उसके साथ में यदि उसको ऐड कर लें सर, एजुकेशन, आप सोचिए किसी बच्चे का मतलब बहुत अच्छा फोकस है, बहुत उसकी लॉजिकल लर्निंग्स है, तो उस बच्चे को आप जेई की तरफ बढ़ाइए ना आगे, किसने मना करा है? किसी बच्चे का मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अब जैसे आपने कहा कि हाँ नेचरिस्टिक बहुत सारे लोग हैं अच्छे, मतलब जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, नेचर को कवर करते हैं, वो लोग कितने खूबसूरत काम करते हैं। कितने लोग ऐसे जो बोलने में, एक जमाना था सर कवि नहीं करते थे, आज हमारे देश के बड़े बड़े कवि हैं, कुछ मेरे मित्र में मैं उनको जानता हूं, वो इतना पैसा कमाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनकी ये वाली जो आपकी स्किल है वो बहुत बड़ी है। मैं तो ये कह रहा हूं सर, दुनिया में जिनकी जो क्षमताएं हैं, दूर चले जाइए, आप मत जाइए, भारत अमेरिका में कुछ ऐसे भी नेता हुए हैं जो केवल अपनी बोलने की क्षमता के आधार पर बहुत सफल अपने जीवन में हुए हैं, क्योंकि उनकी क्षमताएं थी वो। तो बचपन में सर इसकी पहचान होना, डिस्ट्रैक्ट करना बिल्कुल नहीं हो सकता। हम अपने जूनियर विंग में पढ़ाई बंद नहीं करने जा रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं, पढ़ाई जो उनका सिलेबस है, उनका जो कोर्स है, वो तो वैसे ही होगा, पर उसको उनकी कोर क्षमताओं के अकॉर्डिंग टू हम लोग समझाएंगे। किसी बच्चे को A फॉर एप्पल रटाऊं, उसकी बजाय मैं उसको एप्पल दिखाऊं, उस बच्चे के साथ में मैं उसी तरह के एनवायरनमेंट में, नेचर में उसकी बात करूं, तो बच्चे के लिए समझना ज्यादा आसान होता है। आप यूं समझिए सर, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। एक बच्चे के मार्क्स तो आ रहे हैं 33% और उसको कोई मूवी दिखा दो, वो उसको देखते ही याद हो जाती है, तो सर क्या उसमें इंटेलिजेंस नहीं है? भाई उसकी इंटेलिजेंस है देख करके सीखने की, किसी बच्चे के सुनकर के सीखने की। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इस देश के बहुत बड़े संत हैं रामभद्राचार्य जी, 2 वर्ष के पश्चात उनकी आंखें नहीं थी, पर उनको भारत के लगभग साहित्य कंठस्थ हैं। कैसे? सुन करके। किसी बच्चे को सुन करके याद होता है, किसी बच्चे को देख करके याद होता है, किसी बच्चे को पढ़ करके याद होता है। अब आप सोचिए कि मुझे यदि कोई चीज देख करके याद हो रही है, तो मैं यदि उसका विजुअलाइजेशन मेरे सामने कर दिया जाए, मैं भूलूंगा ही नहीं कभी उसे। मैंने मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी याद हो गई, उसके सीन पूछ लो, गाने पूछ लो, क्योंकि मैंने देखा था। पर यदि मेरे को पढ़ने के लिए दे दी जाए, तो मैं 3 घंटे की उसकी पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ लूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी उन इंटेलिजेंस की पहचान करती है जिससे आप चीजों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और यदि इस मॉडल से हम अपने बच्चों को सेग्रीगेट करके फिर उनकी लर्निंग करेंगे, अनडाउटेबली ये उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा सर। चलिए विष्णु जी, आपसे एक क्वेश्चन और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई सारे पेरेंट्स के दिमाग में भी आता है जी, कि अपने जो जूनियर स्टडीज़ हैं, पेडागॉगी है, वो कई तरह की पेडागॉगीज आजकल प्रचलित है, लोग नाम भी जानते हैं उनका, राइट? बाय MIT मॉडल जो है वो बाकी सारे मॉडल्स के कंपैरिजन में, मतलब व्हाई वी हैव चोजन? मैं बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इवन मैं तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके नाम भी चाहे बोलना आवश्यक नहीं होगा कि ये यहाँ का मॉडल है, ये यहाँ का मॉडल है, ये यूरोप का मॉडल है, ये एशिया का, ये बाहर का मॉडल है, अलग अलग जगह के मॉडल्स, उनकी अपन बात नहीं करें। MIT क्यों? MIT सर एक ऐसा मॉडल है जो किसी देश की सीमाओं से परे है। एक बच्चा अमेरिका में पैदा हो, चाहे एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हो, उस बच्चे की अपनी कुछ संस्कार, अपनी मौलिक क्षमताएं लेकर के वो बच्चा पैदा होता है। अब दिक्कत ये आ जाती है कि समाज या हम उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते जो उसकी मौलिक क्षमताएं थी, तो बच्चा जीवन भर संघर्ष करता है। और यदि उसी बच्चे को उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टू चीजें दे दी जाए, तो वही बच्चा जीवन को बहुत आसानी से और सफलता के साथ में बिता पाता है। आप सोचिए कि यदि मेरी क्षमता यह है कि मैं लॉजिकल थिंकिंग वाला बच्चा हूं, मेरे कही गई बात समझ में नहीं आएगी, मुझे रटी हुई बात समझ में नहीं आएगी, या मैं रटने वाला ही बच्चा हूं, मेरे लॉजिकल चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ एक दोस्त था सर मेरा, महेश भूतड़ा, नाम पता नहीं बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, आज वो इस समय पेंटालून में शायद VC है। वो इंटेलिजेंट नहीं था, पर उसकी एक क्षमता थी कि 18 घंटे बैठ करके रट लेगा। उसने सोचा बोले यार न तो हाइट है न इंटेलिजेंसी है, CA कर लेंगे तो जिंदगी भर सेफ हो जाएंगे। उसने सर पहली बार एग्जाम दिया IPCC का, फेल हो गया, खुश हुआ, बोले मेरे सारे सब्जेक्ट में पास हो गया, टोटल नहीं आए। अगली बार बोले आधी किताबें लगभग याद होगी, आधी और याद कर ली जाएंगी। अगली बार उसने एग्जाम दिया, उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। सेम फाइनल में वो एक बार फेल हुआ, अगली बार रैंक थी।
वो सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सक्सेसफुल बंदा है, उसकी क्षमता रटने की थी। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर किसी की क्षमता है तो है। हाँ। भाई मैं जन्म से गोरा हूं तो हूं, मैं काला हूं तो हूं। आप ये बताइए कि आजकल ये बात करना शायद ठीक है, रहेगा कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जीवन जीने की शैलियां ऐसी जिसको आप स्वीकार नहीं कर पाते। LGBT वाले लोग होते हैं, आप उसको स्वीकार कर पाते हैं क्या? पर वो अपनी क्षमताएं लेकर के पैदा हुए हैं। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है, उसकी उन क्षमताओं की पहचान करके उसको उसके अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आप दे देंगे, वो बच्चे सफल होना उसकी गारंटी है सर। वो बच्चा सफल होगा ही होगा। और भारत में MIT मॉडल इसलिए लागू किया जाना चाहिए सर, हम बहुत डाइवर्सिफाइड देश हैं। हमारे देश में हर 50 किलोमीटर के ऊपर बोली चेंज हो जाती है, हर 100 किलोमीटर के ऊपर खान पान रहन सहन चेंज हो जाता है। तो सर आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आप एक बिहार का बच्चा है, एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, एक राजस्थान का बच्चा है, तीनों को बिठा करके एक तरीके से एक ही चीज पढ़ाओ और उनको तीनों समझ जाओ, कैसे समझेंगे सर आप? यदि ऐसा होता तो केसर हमारे पैदा होती और खेजड़ी जम्मू कश्मीर में होती। खेजड़ी राजस्थान में इसलिए कि यहाँ का एनवायरमेंट खेजड़ी को सपोर्ट करता है। वहां का तो MIT मॉडल इस बात का कि हम बच्चों को एक जगह लाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, पर उन बच्चों की क्षमताएं कौन सी, उनमें से कौन सा खेजड़ी में पनपने लायक है, कौन सा केसर में जाने लायक है, कौन सा ठंड पसंद करता है, कौन सा गर्मी, हम उनके मस्तिष्क की और उनके जीवन की उन क्षमताओं की पहचान करेंगे और उसके अनुसार उनको एनवायरमेंट देंगे। निश्चित रूप से वो बच्चे सफल होंगे सर। चलिए विष्णु जी, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया MIT मॉडल, है ना। ये काम जो है, शायद हम लोग जो पेरेंट्स हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि MIT मॉडल हम क्यों लेकर के आ रहे हैं जी, इसका फ़ायदा क्या होगा, आई थिंक इनके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे इस वार्तालाप से, हाँ, उनको कुछ जवाब मिलेंगे। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगी कि अभी हमने केवल MIT मॉडल का जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया है। ये बहुत गहरी विधा है, इसके ऊपर और विस्तृत चर्चा भी हम लोग करते रहेंगे, पेरेंट्स से भी बातचीत करते रहेंगे, उनको भी बताते रहेंगे। आप तो पेरेंट्स से खुद से पूछ लीजिए सर, मैं दावा करता हूँ 100 पेरेंट्स को बुला करके पूछ लो कि जीवन से संतुष्ट हो क्या, 90 बोलेंगे नहीं यार मजा तो नहीं आ रहा, जिंदगी चल तो रही है। उसका कारण क्या है? वो कर रहे हैं जिसके लिए वो बने नहीं है। ये सिंपल सी बात है। नो योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि स्वयं की पहचान करिए, आप किस चीज के लिए बने हैं। यदि ये पहचान सर बचपन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। MHS जूनियर में हम प्रयास से करेंगे कि 100% गारंटी नहीं है इस बात की कि ये बिल्कुल हम कह ही देंगे कि ये बच्चा यही कर पाएगा, पर यदि किसी के जीवन की 90% दिशा भी आपको पता चल जाए तो उसके जीवन की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो डेफिनेटली सर ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसको करते हैं और इसके परिणाम शेखावटी को सौंपते हैं सर। श्योर सर जी। तो इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि MHS जूनियर में हम जो MIT मॉडल लेकर के आए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल लेकर के आए हैं, ये मॉडल बहुत आसान है और बहुत सरल है। ये सिंपल उतना सा है कि जो बच्चा जिस चीज के लिए बना है, जिस संस्कार के साथ पैदा हुआ है, हम उसको वही एनवायरनमेंट देंगे तो वो बच्चा बेहतरीन कर पाएगा। इसलिए मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आइए, आपके बच्चे का जीवन, वो बच्चा हमारे माध्यम से तो इस दुनिया में है, लेकिन वो हमारे लिए या हमारे कारण नहीं है। इसको समझ करके उस बच्चे को, उस पुष्प को उसकी अपनी हवा लेने दीजिए, उसको अपने वातावरण में बढ़ने और पलने दीजिए। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ आंगन यदि कोई होगा तो MHS जूनियर होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप आइए, आकर के हमारी व्यवस्थाओं को देख करके जाइए, वहां जो इंफ्रा हम उसके अकॉर्डिंग टू डेवलप कर रहे हैं उसको देख करके जाइए, सुझाव भी दीजिए। आपके अच्छे सुझाव होंगे, उनको मानेंगे, कुछ और बेहतर बनाएंगे।